हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यानी कि सेकंड। इसे हम रवि क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। कोड आप दे सकते हैं AG401 है, ठीक है। और ये 50 नंबर का पेपर है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम है ये आपका, ठीक है। बात करें तो जो इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये दो पर है, आज इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे कि ये मस्टर्ड्स एंड एफिड एंड उसका कंट्रोल कैसे करते हैं। जो मस्टर्ड होती है सरसों में है, उसमें एफिड लगता है जिसे माहू कीट कहते हैं। माहू कीट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख लीजिएगा, सबसे पहले मस्टर्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। ये देख लीजिए आप, सरसों के कीट हैं ये, ठीक है। जो सरसों वगैरह होती हैं, मस्टर्ड होती हैं, उसके अंदर यही बीमारी लगते हैं जैसे आपका लिफाफिस होती हैं, एरिसीमी, ठीक है। ये एफिड्स होता है, जो एफिड्स आप जिससे कहते हैं एफिड्स और मस्टर्ड, ठीक है। पहचान की बात करें तो इसके लक्षण क्या है। सीसू और वैक्स दोनों ही पत्तियां, कलियों और फलियों के रस चूसते हैं। सकिंग कहते हैं किसको, मैं इंग्लिश में बताऊंगा, पहले हिंदी में देख लीजिए। संक्रमित पत्तियों में कलिंग हो सकता है। उन्नत अवस्था में पौधे सूख कर मर जाते हैं, पौधे बौने रह जाते हैं, ड्वार्फ रह जाते हैं और कीड़े के द्वारा उत्सर्जित शहद के ओस पर कालिक युक्त फफूंद उग जाते हैं। संक्रमित नरे दायर दिखने में बीमार और झुलसा दिखता है, ठीक है। कीट की पहचान की बात करें तो छोटे मुलायम शरीर वाले मोती के आकार के कीड़े होते हैं। उनके 5 या छठे पेट खंड से बाहर निकलने वाले कॉनिक्स मोम स्ट्रीवी ट्यूब एक जोड़ी होती है। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है। कंट्रोल कैसे करेंगे इसका, एफिड का 1 और RK950 जैसी वैरायटी निकालेंगे। ये क्या है, ये सहनशील किस्में हैं। अगर आप RK9501 अगर आप अपनी फसल में लगाते हो तो उसमें एफिड नहीं लगेगा, तो इसका मतलब होता है सहनशील होना। दूसरा है प्रारंभिक अवस्था में जो एफिड आबादी सहित प्रभावित भागों को नष्ट कर देते हैं। 20 अक्टूबर से पहले बोई गई फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। अगर आप 20 अक्टूबर से पहले बोते हैं तो उसमें इसकी एफिड्स की संभावना कम हो जाती है। एफिड, अच्छा हाँ, ये लिख सकते हैं। बहुत सारे इसमें देखो यहाँ पर लगा, फूल आने की अवस्था में फसल पर निम्नलिखित किसी भी प्रकार का छिड़काव कर सकते हैं। ऑक्सीडाइमेटोन मिथाइल डाइमेथोएट, ये कंट्रोल हैं, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि आपको 2 नंबर में इतना सारा नहीं कोई 2 पॉइंट आप लिखने थे, कोई 2 पॉइंट आप लिख देते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट्स हैं, ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं कोई भी। अब इसे मैं इंग्लिश में दिखाता हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा। हिंदी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज सी होती है, ठीक है। इंग्लिश में आपको मैं समझाता हूँ। ये इसका बोटानिकल नेम है, जिसे अभी मैंने बताया, लिफाफिस एरिसीमी। सिम्टम्स की बात करें तो ये सिम्टम्स हैं, बोथ निफ्स एंड एडल्ट्स सक द शेप ऑफ द लीफ, ओके, बर्ड्स एंड पॉड्स। कह रहा है कि जो निफ होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं, वे सक करते हैं लीव्स को और बर्ड्स को और पॉड को, ठीक है। पॉड मतलब कली वगैरह होती है, बर्ड्स मतलब कली होती है, पॉड होते हैं, पॉड गांठ वगैरह जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। और लीव्स मतलब पत्तियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, आप ये सिम्टम्स देख सकते हो। आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और मैनेजमेंट पूछा है तो आप यूज़ द टोलेंट वैरायटी ऑफ द लाइक JM1 और RK950, आप में टोलेंट वैरायटी लगा सकते हो। क्रॉप सोविंग द बिफोर द 20 अक्टूबर, ठीक है, आप इसमें लगा सकते हो। दूसरा है कि इसमें एफिड, ये सब बहुत सारी स्पेसीज वगैरह हैं, आप इनमें से किसी भी स्पेसीज को यूज कर सकते हो, स्प्रे कर सकते हो। स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन या क्रॉप फिजियोलॉजी, जिसे आप कहते हैं रवि क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। कोड आप AG401 देख सकते हैं, ठीक है। बात इसकी करेंगे तो स्टार्टेड करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है। पूरा क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बात करूँगा। सबसे पहले ये मस्टर्ड एफिड एंड इट्स कंट्रोल पूछा है। जो सरसों होता है उसके अंदर एक माहू कीट लगता है, उसको नियंत्रण हम कैसे करेंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ सही स्टूडेंट, ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
सबसे पहले तो इंग्लिश में है ये लिफाफिस इरिसीमी के नाम से जाना जाता है। ये सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, बहुत निफ और एडल्ट जो होते हैं वो सक कहते हैं किसको, लीव्स को, बर्ड्स को और पोड्स को, ठीक है। इसमें फिर उसके बाद जो प्लांट रिमेनिंग द स्टंट्स एंड सूटी मोल्ड्स ग्रो ऑन द हनी ड्यू एक्सक्रेटेड बाय द इंसेक्ट। जो कीट होता है वो क्या करता है, ये एक्सक्रेटेड कहते हैं, ठीक है। जो हनी यानी कि शहद की तरह उसको क्या करता है, मतलब एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। बाकी जो इन्फेक्टेड द फील्ड है लुक्स सीकी एंड ब्लाइटेड एंड अपरेंस, ठीक है। किस तरह का दिखता है, सिकली एंड ब्लाइटेड दिखते हैं, ओके। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। क्यूरिंग द मे ओकर इन द इन्फेस्टेड लीव्स एंड द एडवांस स्टेज प्लांट्स में बी द वाइदर एंड डाई, ओके। कह रहा है कि क्यूरिंग मतलब होता है जलना, जलने लगती है, जो पत्तियाँ होती है जलने हुई दिखाई देती है, और बाद में पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट कैसे पहचान करोगे इसकी, तो एफिड जो होते हैं स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। उनका इंसेक्ट यानी कि पिरल शेप होती है उनकी इंसेक्ट की। पेयर ऑफ द इस तरह का वैक्स सेक्रेटिंग ट्यूबर्स उनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। 6 एबनॉर्मल सेगमेंट उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट कैसे करोगे, यूज ऑफ टोलेंट वैरायटी। और टोलेंट वैरायटी का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, टोलेंट वैरायटी का मतलब होता है सहन करना, यानी कि अगर आप इन वैरायटी को कौन सी को JM1 ओके और RK9501 को अगर आप लगाते हो, ये टोलेंट वैरायटी है। अगर आप इनको लगाते हो तो आपके खेत में कौन सा नहीं लगेगा, एफिड का, एफिड जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड में जो एफिड इंसेक्ट होता है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप टोलेंट वैरायटी का प्रयोग स्टूडेंट कर सकते हो बिल्कुल। किसी भी तरह का इनमें से कोई भी इंसेक्टिसाइड आप लोग डाल सकते हो, क्योंकि इंसेक्ट है। देखो सिंपल सी बात है, इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या होता है, द किल द दोज केमिकल किल द इंसेक्ट, ओके। और इंसेक्ट को किल करने वाले केमिकल को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। अब इंसेक्टिसाइड उसको बोलेंगे जिसका, इंसेक्ट किसे कहते हैं, इंसेक्ट की परिभाषा क्या होती है, इंसेक्ट की परिभाषा उसे कहते हैं, इंसेक्ट किसे कहते हैं जिसका हेड होता है, एब्डोमेन होता है और थोरैक्स होता है। जिस कीट का या जिस ऑर्गेनिज्म का अगर आप कह सकते हो कि शरीर 3 भागों में बटा होता है, हेड, एब्डोमेन और थोरैक्स, उसे इंसेक्ट कहते हैं। तो ये इनमें से आप कोई भी आप स्प्रे का प्रयोग भी कर सकते हो स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है। डाइमेथोएट इसका प्रयोग कर सकते हो, ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आप फरवरी और मार्च में आप किसका प्रयोग करें, इनमें से आपका प्रयोग कर सकते हो। मतलब कोई भी एक इंसेक्टिसाइड आपको लिखना था, ये आपका जैंथोग्रामा का आप प्रयोग कर सकते, स्पेसीज का स्प्रे कर सकते थे। तो इनमें से कोई भी अगर आप 2 लिख देते तो आपको 2 नंबर ये दे देता, ठीक है। तो अब हिंदी में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। अब देखो ये हिंदी में लिखा है, लिफिफिस एरिसीमिस का बोटानिकल नाम है। इसके लक्षण ये हैं, आप देख सकते हो, जो एडल्ट होते हैं, शिशु जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एम टू टोपिंग एंड डिसकिंग इन टोबैको। 2 देखो जो उद्देश्य पूछा है, टोबैको में टोपिंग क्या होता है और डिसकिंग क्या होता है, इसका उद्देश्य बताइए। देखो जो तम्बाकू होता है स्टूडेंट, टोबैको या तम्बाकू जिसे आप कहते हो, तम्बाकू में 2 चीज़ें होती है, टोपिंग होती है, एक डिसकिंग होती है। तो हम इसका उद्देश्य देख लेते हैं। देखो यहाँ पर टोपिंग है, टोपिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टोपिंग का मतलब, मैं थोड़ा सा ये कलर नहीं दिख रहा, ये रखा। टोपिंग का मतलब क्या होता है, टोपिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द टर्मिनल्स बर्ड्स। जो टर्मिनल्स बर्ड्स होते हैं टोबैको में, जब हम उसको रिमूव कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोपिंग बोलते हैं। रिमूवल टर्मिनल बर्ड क्यों करते हैं, इससे क्या होता है, तो इससे वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वनस्पति वृद्धि होती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि टोबैको से हमें क्या चाहिए, लीफ से चाहिए ना, हमें उसके बर्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें पत्ती से चाहिए, पत्ती उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, जिस वजह से हमें क्या होना है, मिल जाता है टोबैको का प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाता है। तो जो टोपिंग होता है स्टूडेंट, रिमूव ऑफ द टर्मिनल बर्ड्स, जो ऊपर की बर्ड्स होती हैं टोबैको में, उसको रिमूव करना क्या कहलाता है, टोपिंग कहलाता है, ठीक है। और डिसकिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा है डिसकिंग। डिसकिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द एक्जेली बर्ड्स। जो आपका एक्जेली बर्ड्स होती है उसको रिमूव करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसकिंग बोलते हैं। ये जो होता है एक्जेली बर्ड्स होता है, ये जो दिख रहा है आपको, जो अगर आपने इसको रिमूव कर दिया तो आपके लिए क्या हो जाएगा, डिसकिंग हो गया, ठीक है। प्रीमिंग की बात करें तो प्रीमिंग का मतलब होता है हार्वेस्टिंग और लोअर मैच्योर लीव्स, ठीक है। अगर आपने नीचे की पत्तियाँ, जो ये नीचे की पत्तियाँ हैं क्या है, ये मैच्योर हो गई है,
अगर आपने इसमें क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इसको रिमूव कर दिया या आप कह सकते हो इसे काट दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रीमिंग बोलेंगे। देखो दो चीज़ें मैंने आपका टॉपिंग बता दिया, मैंने आपको टॉपिंग किससे संबंधित होते हैं, टोबैको से संबंधित होते हैं। डिसकरिंग मैंने बता दिया, जो एक्सिलरी वर्ड्स होती हैं, एक्सिलरी वर्ड्स वगैरह जो होती हैं उसको जब हम रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकिंग बोलते हैं। और प्रीमिंग का मतलब होता है कि हार्वेस्टिंग लोवर्स मैच्योर लीव्स, जो नीचे की पत्तियां हैं जो मैच्योर हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी हैं, जब हम उसको रिमूव कर देंगे तो उसको हम प्रीमिंग बोलेंगे। ठीक है, इतना आता है समझ में। देखो यहाँ पर लिखा है डिसकरिंग का मतलब क्या होता है। डिसकरिंग का मतलब होता है कि जो इमेजिनिंग एजली बर्ड्स होती हैं उसको रिमूव कर देते हैं। इमेजिनिंग का मतलब होता है जब शुरुआत होती है, बर्ड्स की शुरुआत होती है टोबैको में, तो उसको हम कर देते हैं। ये 2 वीक आफ्टर द टॉपिंग, जो टॉपिंग आप कहते हैं यानी कि ऊपर की जो बर्ड्स होते हैं उसको रिमूव कर देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, टॉपिंग बोलेंगे। ये टॉपिंग के 2 वीक बाद किया जाता है। डिसकरिंग द एजेंट आर यूज टू द स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द सकर्स एंड प्रिवेंट द फ्रॉम द पेस्ट अटैक। कह रहा है कि हम डिसकरिंग इसलिए करते हैं ताकि क्या हो सके, स्टॉप एजेंट के स्टॉप कर सकें उसके ग्रोथ ऑफ सकर्स एंड प्रिवेंट द पेस्ट और पेस्ट के अटैक को कम कर सकते हैं और उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हैं, ताकि हमें ग्रोथ नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए डिसकरिंग करते हैं। ओके, आप ये पूरा देख सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, ये प्रीमिंग मैंने अभी बताया था, रिमूव द लोअर लीफ। जब हम नई पत्तियों को यानी कि लोअर जो पत्तियाँ होती हैं नीचे की पत्तियों को रिमूव कर देंगे तो प्रीमिंग कहलाता है। हो सकता है कि आप लोगों से प्रीमिंग अब की बार पूछ ले। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। हो सकता है आपके पास क्यूरिंग आपसे पूछ ले। क्यूरिंग का मतलब होता है रचाई करना, ताकि तंबाकू में क्या हो सकता है, जो सुगंध आती है, आपने टोबैको देखा होगा, तंबाकू देखा होगा, तो जो टोबैको होता है उसमें एरोमा आती है, एरोमा यानी कि सुगंध आती है, तो वो किसके द्वारा होते हैं, क्यूरिंग के द्वारा ही होती हैं। ठीक है, क्यूरिंग के द्वारा ये जो पत्तियाँ होती है उसमें अंदर सुगंध आती है। डन टू इन्हेंस द लीफ ऑफ द नेचुरल एरोमा, अलाउ टू द अंडरगो फर्मेंटिंग reaction under the controlling the temperature and humidity, done in the burn. ओके, leaves with the dehydrate और dehydrate का मतलब तो सिंपल सी बात है कि भाई dehydrate का मतलब क्या होता है, पानी को रिमूव करना यानी वाटर को रिमूव करना। ठीक है, उससे अच्छा क्या ये ठीक है क्यूरिंग के समय होता है। तो ये सब सिंपल है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये फ्लू क्यूरिंग क्या होती है, क्यूरिंग क्या होता है, फायर क्यूरिंग क्या होता है। अगर धूप में सुखा रही है तो सन क्यूरिंग, अगर आग में सुखा रहे हो तो फायर, अगर हवा में सुखा रहे हो तो एयर, अगर आप फ्लू में सुखा रहे हो तो फ्लू क्यूरिंग। सिंपल सा मैंने एक लाइन में आपको इतने सारा आंसर बता दिया। इनका उद्देश्य है, देखो मैंने टॉपिंग बताया आपको, डिसकरिंग बताया मैंने आपको, प्रीमिंग भी बता दिया मैंने आपको, और क्यूरिंग भी मैंने आपको बता दिया। इसका उद्देश्य जो होता है टोबैको में जो भी इनका उद्देश्य होता है, ये वेजिटेटिव ग्रोथ करना होता है। इसका उद्देश्य वेजिटेटिव ग्रोथ हो सके। ठीक है, जो एक्सिलरी बर्ड्स वगैरह होती हैं उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि हमें अभी बर्ड्स नहीं चाहिए, हमें पत्ती चाहिए, पत्ती से हमें तंबाकू बनाना है, तो इसका उद्देश्य है। क्यूरिंग का मतलब मैंने आपको बताया है कि क्यूरिंग का मतलब होता है कि जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं उसमें सुगंध आ जाए। ठीक है, ये 2 नंबर के थे, 2 लाइन की आपको आंसर देनी थी उसमें। ठीक है, राइजोबियम स्पीसीज सीड ट्रीटमेंट, जो ग्राम यानी कि जो चना होता है उसके अंदर राइजोबियम स्पीसीज का हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो उसके बारे में हमको बताना था कि वो कौन सी स्पीसीज हैं। चने में बीजोपचार हो तो राइजोबियम प्रजाति के बारे में आपको बताना था, तो हम कौन सी वैरायटी का प्रयोग करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देख सकते हो आप, सीड ट्रीटमेंट ये सभी के लिए हैं, ये ग्राम के लिए नहीं है, चने के लिए स्पेशल नहीं है, ये सभी की फसल के लिए। पहले तो आपका जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम अजोटोबैक्टर जो होता है, ये किन फसलों के लिए यूज होता है, लेग्यूमिनेसी फसलों में। जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें यूज किया जाता है, दलहनी फसलों में। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, 1 पैकेट ऑफ द इनकुलेंट ऑफ द मिक्स इन द 200 ml ऑफ द राइस। ठीक है, उसमें आप यूज कर सकते हो। The seed of the required on the acre mixed in the having the uniform coating of the incubator of a seed set to dry of the 30 minutes. The set dried seed should be within the 24 घंटे। तो आप ये 1 पैकेट का प्रयोग हम 200 ग्राम के लिए ट्रीटमेंट होता है, या अगर 10 किलोग्राम सीड है तो आप 200 ग्राम का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते थे उसके अंदर। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट आप लोगों से। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम। राइजोबियम से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रबी फसल के लिए है, तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिए। देखो रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स। ठीक है, क्या क्या रोल होता है, मेजर सब्सटेंस इन द प्लांट्स नेक्स्ट टू वाटर, बिल्डिंग ब्लॉक करने के लिए, क्लोरोफिल के लिए, आपका
आपका क्लोरोफिल के लिए होता है, काइटो हार्मोन्स के लिए होता है, एल्कलॉइड्स के लिए होता है, मैनी विटामिन्स के लिए होता है। ये आप ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बट हम बात करने वाले हैं सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो जो राइजोबियम होता है 78% कहाँ से लिया जाता है, यहाँ से लिया जाता है। प्लांट्स कैन नॉट बी यूटिलाइज प्लांट्स इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर ये होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट्स हैं, इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। तो फ्री नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रोजनस साल्ट टू मेक द अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ द फ्री नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन होती है कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन है, ठीक है। तो उसको नाइट्रोजन साल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। और पौधों के लिए क्या कहते हैं, ये अवेलेबल कराते हैं ताकि जो पौधे होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके, उसको एब्जॉर्प्शन कर सके। नाइट्रोजन के प्रकार की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन दो प्रकार की होती है। एक होता है नॉन बायोलॉजिकल, एक होता है बायोलॉजिकल, ठीक है। बायोलॉजिकल और नॉन, इसके अंदर एक आपका आता है, आपका जो बायोलॉजिकल के अंदर नॉन सिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक, ठीक है। नॉन बायोलॉजिकल फिक्सेशन की बात करें तो ये सब आप लोग देख सकते हो, सभी के सभी इंपॉर्टेंट्स हैं। ये हेडिंग भी वगैरह भी आ जाती है, ठीक है। ये ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं करूँगा बात, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, जैसे आपका एजोटोबैक्टर्स है, फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर है, ठीक है। फ्री लिविंग एनोरबिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम है, फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोबियम है, ठीक है। ये सब स्टूडेंट्स आप लोगों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाएंगे, ठीक है। सिम्बायोटिक की बात करें, नॉन बायोटिक की बात करें तो ये सब आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई जो राइजोबियम होता है सोयाबीन में, उसकी प्रजाति बताइए। तो ये आपका ब्राइडो राइजोबियम जैपोनिकम होता है, ये आप कह सकते हैं। राइजोबियम जैपोनिकम भी आप कह सकते हो। और ग्लाइकिन मैक्स में इसका जो होस्ट होता है। सोयाबीन में ग्लाइकिन मैक्स है, इसमें राइजोबियम फ्रेडी स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है। फैसिलस वल्गैरिस की बात करें जो बीन्स जिसमें होता है, जो राइजोबियम फैसोली इसमें यूज होते हैं। अल्फा जो होता है उसका मेडिकेगो सेटाइवा बोटानिकल नाम होता है। राइजोबियम मेलियोटी जो स्पीसीज होता है उसका प्रयोग होता है। तो यही पूछ रहा है कि जो चना होता है, चना जो सीसर एटिनम होता है उसमें किस स्पीसीज का प्रयोग किया जाता है जाति का। तो आप इनमें से देखो, जो पी मटर्स होते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनेसम इस पर का प्रयोग होता है, ठीक है। जो क्लेवर्स वगैरह होते हैं वो राइजोबियम टेरिफुलाई का प्रयोग होता है। जो लोबिया होते हैं और आपका काउपी राइजोबियम ग्रुप होता है, राइजोबियम स्पीसीज, ठीक है। तो ये आप लोग इनमें से देख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। हो सकता है इसमें से आपकी बार आप लोगों से सोयाबीन का पूछ ले, हो सकता है कि आपके अल्फा पूछ ले, लोबिया का पूछ ले। तो ये स्पीसीज हैं, राइजोबियम स्पीसीज हैं, ये होस्ट प्लांट है। कि किस होस्ट का मतलब समझते हो आप लोग, जो डिपेंड होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे आप लोग हैं, मान लीजिए आप अपने मदर फादर पर डिपेंड है, पैसे के लिए, मनी के लिए पैसा मांगना पड़ता है मदर फादर से, दैट इज़ यू आर होस्ट, ओके, आप होस्ट हो, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये राइजोबियम लेग्यूमिनेसम स्पीसीज का ये होता है इसमें यूज, ठीक है। 2 नंबर में पूछा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड वीट इन इंडिया, ठीक है। भारत में जो कृषित गेहूँ का वर्गीकरण बताना है कि क्लासिफिकेशन कल्टिवेटेड, कौन कौन सी कल्टिवेटेड वीट हैं गेहूँ के अंदर। जैसे आपका नाम सुना होगा, आपने एक नाम सुना होगा, टिटिकम एस्टिवम होता है, टिटिकम ड्यूरम होता है, टिटिकम स्पेरोकोकम होता है, ये सारे ड्यूरम होता है। तो ये टिटिकम एस्टिवम होता है। तो ये बोटानिक बहुत ही सिंपल था, अगर आप टिटिकम एस्टिवम भी लिख देते, टिटिकम ड्यूरम भी लिख देते हैं, टिटिकम स्पेरोकोकम भी लिख देते, तो बोटानिकल नाम क्लासिफिकेशन पूछा था, क्लासिफिकेशन बताना था। क्लासिफिकेशन मतलब होता है गेहूँ की जो विभिन्न जातियाँ हैं उनके बारे में आपको बताना था। 2 लिख देते, जैसे आपका टिटिकम एस्टिवम लिख देते, टिटिकम ड्यूरम लिख देते। टिटिकम एस्टिवम जो होता है गेहूँ होता है जिसे आप खाते हो, गेहूँ का आटा। टिटिकम ड्यूरम जो होता है वो ड्वार्फ व्हीट बोलते हैं, ठीक है। ये स्पेरोकोकम वो भी ड्वार्फ व्हीट होते हैं। आप इनको दे सकते थे, 2 नंबर में आपको 2 नंबर मिल जाता है। गेहूं का खरपतवार, गेहूं का नकलची खरपतवार, या आपको गेहूं का ऐसे बोलते हैं फेलेरिस माइनस के नाम से जानता है। ये मंडूसी जिसे आप कहते हैं, भारत में मंडूसी के नाम से जानते हैं। मंडूसी जो होती है ये क्या होता है, गेहूं का मामा होता है, मिमिक्री ऑफ व्हीट के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। नकलची भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो वीट होता है वीट के जैसे ही लगता है, ये राई जिसे आप बोलते हैं वीट के जैसे ही लगता है, लेकिन ये वीट होता नहीं है, ठीक है। तो मिमिक्री का मतलब होता है नकलची,
नकल करने वाला, ठीक है, नकलची। तो आप फैलेरिस माइनस या गेहूँ का मामा आप कह सकते हो, ठीक है। मिमिक्री, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ एक बार इसको मिमिक्री के बारे में। तो गेहूँ का मामा है, आप ये क्रोनोलॉजिकल मिमिक्री के नाम से ये आप लोगों ने आप अभी आता होगा, ये गेहूँ की फसल है, इतनी वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर दी गई है। उसके अंदर आपको यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश की गणना करनी है। तो ये न्यूमेरिकल है, इसका वीडियो मेरे पास अवेलेबल है, आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है। ये राजकुमार सर ने पढ़ा रखा है और बहुत अच्छे से में पढ़ाते हैं। आप लोग अगर उनका ये वीडियो देख लेंगे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में कल आने की इसकी संभावना है, ठीक है। इनकी मात्रा मैं बता देता हूँ, सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, ठीक है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इनकी मात्रा के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और इसका एक वीडियो मैं आपको अपने यूट्यूब पे उसका आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पर ये देख लेना कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मात्रा की बात करें तो ज़रूर याद रखें, देखो यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है, 46% होती है नाइट्रोजन, ठीक है। सिंगल सुपर फास्फेट में 16 होती है, डबल में 32 होती है सल्फर की मात्रा। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो आप इतने परसेंट है म्यूरेट ऑफ पोटाश, ठीक है। कहाँ है म्यूरेट ऑफ पोटाश? MOP। तो MOP भी याद रखें, म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितने % पोटाश होता है, ठीक है। तो वो सभी जितनी भी मैं अगर आप इनको या फिर लिखो, ऊपर एक लिस्ट लिखो, ऊपर लिखो गूगल पे, लिस्ट ऑफ ऑल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो परसेंटेज फर्टिलाइजर्स इन यूरिया, तो सभी की आ जाएगी। तो उसमें से ये मात्रा जरूर पढ़ लेना, इसका वीडियो मैं आपको लोगों को दे दूंगा, ठीक है। गन्ने की प्रमुख बीमारी के बारे में बताना है, उसके हानिकारक तथा प्रबंधन के बारे में बताना है। गन्ना उत्तर प्रदेश में जो आप जहाँ रह रहे हो, यहाँ की मुख्य फसल है, ये मोनोक्रॉपिंग में यूज की जाती हैं। तो गन्नों की प्रमुख बीमारी के बारे में तो आप जानते हो, लाल सड़न रोग वगैरह होती हैं। इसके हानिकारक क्या है, उसको हम कैसे प्रबंध कर सकते हैं। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट इस पर। तो ये रेड रोट ऑफ शुगर कैन वगैरह जो होता है, ये आप इसके बारे में लिख देते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीड है। देखो डिजीज़ की बात करूँ मैं, सबसे अच्छा डिजीज़ अगर आपसे पूछा गया है कि गन्ने की प्रमुख बीमारी बताइए, तो सबसे प्रमुख बीमारी तो रेड रोट, लाल गन्ने का लाल सड़न रोग ही है, रेड रोट ऑफ शुगर कैन। सबसे मेजर प्रॉब्लम तो यही है, इट इज़ ए सीरियस एंड डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर कैन। सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस अगर जो डिजीज़ है तो वो रेड रोट ऑफ शुगर कैन है। फर्स्ट रिपोर्टेड 1893 में जावा इंडोनेशिया में देखा गया था। इन इंडिया द फर्स्ट रिपोर्टेड 1909 में आंध्र प्रदेश, 1901 में ये आंध्र प्रदेश में देखा गया था। 1939 से 1940 के बीच 1939 के बाद और 1934 में इसके बीच ये उत्तर प्रदेश में देखा गया और बिहार में देखा गया। सॉरी, डिजीज इन द सोयल एंड द सीड बोन, ये सीड बोन के द्वारा, सीड बोन समझ लीजिए, सीड बोन का मतलब क्या होता है, जब कोई सीड किसी सीड के द्वारा, जब कोई सीड के द्वारा कोई बीमारी लगती है तो उसे सीड बोन बोलते हैं। अगर कोई सोयल के द्वारा बीमारी लगती है तो सोयल, अगर एयर के द्वारा कोई बीमारी लगती है तो एयर बोन डिजीज बोलते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप बात कर सकते हैं, ये सब इसमें लिख देते हैं। सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, इसके सिम्टम्स इस तरह के सिम्पल स्पॉट्स दिखते हैं इसमें। इंटरनल के बारे में अगर इसे खोलेंगे तो इस तरह का दिखेगा, यानी फाड़ देंगे जब गन्ने को। और उसके बाहर अगर आप की बात करें तो गन्ना इस तरह का दिखता है। ये पत्तियों की अगर बात करें तो जो पत्ती वगैरह जो होती हैं तो उनमें इस तरह की देखने को मिलता है। सिम्टम्स आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल सिम्टम्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, सिंपल्स हैं। रेनी सीजन में होता है, प्लांट ग्रोथ स्टॉप, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, शुगर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। द इलिस्ट सिम्टम्स द येलो, पीली पत्तियाँ होने लगती है, वो नीचे की तरफ झुकने लगती है, ड्रॉपिंग होने लगती है, ठीक है। आप कह सकते हैं कैन बिकम द राइट वेट एंड कैन बी इजीली ब्रोकन, ठीक है। जो शुगर गन्ना है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हल्का गन्ना हो जाता है, उसको इजीली ब्रेक मतलब ब्रोकन का होता है, तोड़ सकते हैं, ठीक है। एयर डिस्क्लोरेशन, ये सब चीज़ें हैं, आप लोग सिंपल हैं, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। कोई भी
इसमें ज़्यादा नहीं लिखना था, 5 नंबर का सिम्टम्स लिख देते, डिजीज लिख देते, इसका बोटानिकल नाम लिख देते हैं। आप लोग देख सकते हो ये इस तरह का है, ठीक है। रेड रोट ऑफ शुगर कैन, सबसे मेजर प्रॉब्लम तो यही है स्टूडेंट्स इसकी, ठीक है। कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल भी आप इसका लिख सकते हैं कि भाई आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिजीज जो टोलेंट वैरायटी होती है उसको अपना सकते हैं, ठीक है। क्रॉप रोटेशन को अपना सकते हैं, ये सब कंट्रोल था। आप इसको कंट्रोल को आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इनमें से कोई लॉन्ग रोटेशन अपनाइए। अगर मान लीजिए लॉन्ग रोटेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आप ये बीमारी लग रही है तो लंबे समय तक आप गन्ना न उगाए, दूसरी फसल उगाते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये सीड बोर्न डिजीज़ है, अगर एक बार लग गया तो ये लंबा चलेगा, ठीक है। फील्ड को अच्छी तरह साफ़ करें, ठीक है। शुगर कैन ट्रेस करें, ठीक है। अगर कहीं जला हुआ है, जहाँ पर गन्ने को जला देते हैं ना लोग, जो गन्ना होता है या गन्ना की फसलें होती है उसे जला देते हैं, वहाँ नहीं जलाना चाहिए, ठीक है। द यूज ऑफ द साउंड एंड द हेल्थ सीड रेट, अच्छा सा सीड रेट सेट, जो सीड सेट होता है, सीड सेट का मतलब होता है जब गन्ने की बुआई की जाती है तो गन्ने के टुकड़े किए जाते हैं अलग अलग, तो उन्हें सीड सेट बोलते हैं। तो आप उन्हें सही हेल्थी जो है उसका प्रयोग करें, ठीक है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, हॉट एयर ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। रिमूवल इन्फेक्टेड सीड, अगर आपको स्टूल वगैरह हैं उसको रिमूव कर सकते हैं आप लोग स्टूल को। तो ये सब इम्पोर्टेंस है शुगर कैन का, ठीक है। आप इतना लिख दे दें। अगर आप इसे हिंदी में देखेंगे गन्ने की लाल, तो हिंदी में भी ये मिल जाएगा स्टूडेंट, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप इसको ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको गेहूं की वैज्ञानिक खेती के बारे में बताना था। गेहूं की खेती, कल्टीवेशन ऑफ गेहूं है, बोटानिकल डिस्क्रिप्शन देना है, सीड ट्रीटमेंट देना है, इम्प्रूव्ड वैरायटी आपको देनी है, ठीक है। सोविंग टाइम मेथड्स आपको देना था, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देना था। 5 पॉइंट था, 5 पॉइंट पर आपको डिस्कस करनी थी, तो मैं पूरी फसल डिस्कस कर लेता हूँ, आप उनमें से छांट लेना, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन मैनेजमेंट है, आगे भी है, 6वां पॉइंट पेस्ट मैनेजमेंट भी है। उसके बाद तोरिया या सरसों की खेती आपसे पूछी गई है, जो तोरैया वगैरह होती हैं, रैप वगैरह जिसे बोलते हैं। मस्टर्ड की खेती पूछी गई है। गन्ने की खेती के लिए आप, गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, गन्ने की उपज में गन्ना शुगर को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, आप वही करोगे कि उसमें सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, आप फर्टिलाइजर्स वगैरह करें, अच्छी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें, ठीक है। भारत में दलहन फसलों का उत्पादन कम क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रॉप वगैरह नहीं मिल रही है, वैरायटी डेवलप नहीं हो रही है, वैरायटी किसान अवेयरनेस नहीं है, किसानों के अंदर जागरूक नहीं है किसान, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी थी, बाकी इसमें मैं पूरा क्वेश्चन आगे करूँगा, ठीक है, डिस्कस करूँगा इसके लिए। तो सबसे पहले मैं गेहूँ के बारे में बात कर देता हूँ, कल्टीवेशन ऑफ गेहूँ, ठीक है। गेहूँ का बोटनिकल नाम तो आपको सबको पता होगा, देखो मैं बता देता हूँ, ट्रिटिकम एस्टिवम फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली। देखो अगर आप स्टूडेंट्स आप रबी क्रॉप्स की स्टडी कर रहे हैं तो रबी क्रॉप्स में जो मेजर क्रॉप्स होते हैं जैसे वीट हो गया आपका, ठीक है, धान, गेहूँ है, जौ है, जई है, सरसों है, इस तरह की फसलें आप जरूर पढ़ के जाइएगा, आपको एग्जाम में आने की संभावना इनकी है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम बोटनिकल नाम है, फैमिली ग्रेमिनेसी है, पूर्वेसी फैमिली का है ये, ठीक है। साउथ वेस्ट एशिया का जन्म स्थान है। ट्रिटिकम एस्टिवम आप इरीगेटेड वैरायटी है ये। ट्रिटिकम ड्यूरम है, आप यहाँ से भी अनइरीगेटेड वैरायटी है। देखो जिसको मार्कोनी गेहूं के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप लोगों से पूछा भी जाता था, पूछा भी गया था कि गेहूं का क्लासिफिकेशन दीजिए, तो वहाँ से क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था, तो आप यहाँ पर देख सकते थे। जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम है, इसको हम कॉमन ब्रेड वीट के नाम से, जैसे चपाती जो रोटी बनती है वो उसके ट्रिटिकम एस्टिवम की बनती है, अभी मैंने बताया था। ट्रिटिकम ड्यूरम जो होती है ऐसे मार्कोनी या ड्यूरम वीट के नाम से जानते हैं, इसका आपको सूजी वगैरह बनता है। ट्रिटिकम डाइकोकम वो होती है, ये तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, साउथ वगैरह इस तरह का यूज होती है इसमें। उपमा बनती है, उपमा लोग खाते होंगे, तो आप इस तरह की बात कर सकते थे इसमें। उसके बाद इसमें पूछा गया है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, क्लाइमेट पूछी गई है, क्लाइमेट्स के बारे में ज़रूर इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल सीजन है, सब ट्रॉपिकल्स का मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा ना तो ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना ही कम होता है, मिडिल का जो टेम्परेचर होता है। सोयल की बात करें तो सोयल आप देख सकते हैं, सोयल कौन सी, ठीक है, सोयल एंड क्ले सोयल, क्ले लूम सोयल वगैरह, इसको अच्छे से वो में सोविंग की इम्पोर्टेंट है, सोविंग मेथड्स, सोविंग टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, क्योंकि रबी फसल है, नवंबर के पहले वीक में बोई जाएगी, ठीक है। इतना लिख देना, इतना लिखना था वहाँ पर।
मेथड ऑफ सोविंग स्पेसिंग है। सीड रेट इंपॉर्टेंट है, सीड रेट पूछा जाता है। नॉर्मली जो सीड रेट होता है वो डिपेंड करता है उसका साइज़ डिपेंड करेगा, उसका साइज़ कितना है कितना नहीं। ट्रीटमेंट की बात करें तो आप ट्रीटमेंट किसी भी यूज़ कर सकते हैं, फंजीसाइड से यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। थायराम का प्रयोग कर सकते हो, थायराम, ठीक है। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा आप डाल सकते हो, ठीक है। इरिगेशन की बात करें तो आप लोग सभी जानते होंगे इरिगेशन स्टेज होती है इसकी। क्रिटिकल स्टेज पे दे जैसे CRI स्टेज होते हैं, क्राउन रूट इनिटेशन, ये क्रिटिकल स्टेज होते हैं गेहूँ की। क्राउनिंग या रूट फ्लोवरिंग स्टेज होती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी स्टेज के हिसाब से पानी देना चाहिए, ठीक है। शेड्यूल की बात करें, आप शेड्यूल भी दे सकते हो कि सर इसमें कि शेड्यूल की बात करें तो सिंचाई की बात करें तो पहली जो सिंचाई होती है गेहूं में लगभग 8 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। पहली जो सिंचाई होते हैं CRI स्टेज होते हैं जो 12 से 13 दिन बाद दी जाती है आफ्टर सोविंग। उसके बाद 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई दे सकते हो, पानी दे सकते हो। ये देख लीजिए, ये स्टेज है सिंचाई देने की गेहूं में। प्री स्टेज, CRI, टेलिंग, जॉइंटिंग, बोट स्टेज, मिल्किंग स्टेज, ड्रोट स्टेज, ठीक है। ये सारी की सारी स्टेज है, कितने दिन के अंदर होती हैं सब। हार्वेस्टिंग की बात तो सब जानती हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था, बाकी आप लोग सब आपने पढ़ ही लिया। सरसों की खेती भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, सरसों की खेती को आप पढ़ के जाइए कि ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए भाई गन्ने की उपज उत्पादन कैसे बढ़ा सके, गन्ने की उपज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए भाई हायर उपज वैरायटी का प्रयोग करें, हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग करें, इम्प्रूव्ड वैरायटी का प्रयोग करें, संकर किस्मों का प्रयोग करेंगे तभी तो बढ़ेगा। फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करेंगे, इरिगेशन सब अच्छे तरीके से देंगे, भूमि की तैयारी सही तरीके से करें। भूमि के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनमें यदि कमी है, किसी तरह का न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंसी है तो वो हो सकता है वो, ठीक है। भारत में दलहनी फसलों का उत्पादन में कमी का कारण मैंने आपको पहले बता दिया कि किसान अवेयरनेस नहीं है, किसानों के पास उन्नत किस्मों की टेक्नोलॉजी नहीं है, किसान को राइजोबियम के बारे में नहीं पता है, जोटोबैक्टर के बारे में नहीं पता है, ये जो लेग्यूमिनस बैक्टीरिया होते हैं या ये बायो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो होते हैं इनके बारे में नहीं जानते हैं किसान, ठीक है। दलहनी उत्पादन के भाव के बारे में किसान को नहीं पता है, अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से कम होने का कारण है। बहुत सारे कारण हैं, मैंने तो मेरे पास समय कम है इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। आप कह सकते हैं कि भाई किसान अवेयरनेस नहीं है, दलहनी फसलों के लिए अवेयरनेस नहीं है, राइजोबियम जोटोबैक्टर के बारे में इसको पता नहीं है, सीड रेट के बारे में पता नहीं है, ठीक है। ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं है, वो अच्छे से नहीं दे सकता। और बाकी आप जानते हैं कि वे किसान जो रहता है मोनोक्रॉपिंग पर डिपेंड होते हैं। अगर वो ये दलहनी फसलें वगैरह अगर उसमें थोड़ा सा आपको पता ही है कि इम्प्रूव्ड वैरायटी ज़रूर चाहिए होती हैं, इम्प्रूव्ड वैरायटी, पेस्ट वगैरह, डिजीज़ वगैरह के बारे में किसान को नहीं पता है। सुझाव आप क्या दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि भाई आप उन्नत फसलों का प्रयोग करें, उन्नति किस्मों का प्रयोग करें, आप राइजोबियम जोटोबैक्टर का प्रयोग करें, ठीक है। आप बायो फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करें, ठीक है। आप मंडी का जो पल्स क्रॉप वगैरह है वो लेते रहे, तो उससे क्या होगी, हमें सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। आप सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है उससे, ठीक है, दलहनी फसलों से, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एटमॉस्फेयर से लेके। तो ये इस तरह के सुझाव आप दे सकते थे। मटर की खेती के बारे में भी वही सेम है। बोटनिकल नेम आपके पास सेटाइमम होता है, सेंट ओरिजिन आपका ओरिजिन, पीरू या नाम सकते हैं। सीड रेट आप देख सकते हैं 20 से 25 किलो का। वैरायटी आपको बताना था, कल्याणी वगैरह, डिजीज़ वगैरह आप बता सकते थे इसमें, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। आलू की खेती के बारे में स्टूडेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है, आलू की खेती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोटनिकल नेम, सोलेनम ट्यूबरेसम, ठीक है, ओरिजिन इसका पीरू या साउथ अफ्रीका, या इस आप कह सकते हैं। प्लांटिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है, जैसे सीड प्लो टेक्निक होती है, इसके अंदर सीड प्लो टेक्निक होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। लेट ब्लाइट और पोटैटो बीमारी का फाइटोपथेरिन पिस्टेंस अल्टरनेटिव सोलने के द्वारा बहुत सारे हैं, ये सब लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट पढ़ लेना। आज वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चल पाएगा क्योंकि लेट हो चुका है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं कल से आपको प्रॉपर्ली समय पर वीडियो अपलोड करा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आप इसे थोड़ा सा जितना भी हो सके आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक कल के लिए, थैंक यू एवरीवन।